हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है कि आपका 15 नवंबर से सेंटअप एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और हमारे पास सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो उस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से क्या किए हैं कि 1 से लेके जो उसमें 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जो सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसी में से यहाँ पे लिख दिए हैं। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन का 100% आपको सही आंसर बताया जाएगा और एक एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाला है। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और जो सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे और इसका सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपको लाइव डाउनलोड करके दिखाएंगे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी बच्चे 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी तैयारी नहीं हो पाई है किसी कारणवश, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि शाम में 5:30 बजे क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं और ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है, आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। इसका पीडीएफ और नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो आप लोग क्रैश कोर्स में कैसे जुड़ सकते हैं, तो बस आपको व्हाट्सएप में जुड़ जाना है। जब भी क्लास होगा लिंक हम डाल देंगे, आप लोग क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में यहां पे कर सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे सेंटअप एग्जाम का सभी क्वेश्चन पेपर 100% लड़ रहा है, उसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे क्रैश कोर्स कर लेंगे तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे 100% लड़ेगा। तो आप लोग क्रैश कोर्स जरूर कीजिए। और कुछ यहाँ पे यूट्यूबर है जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रैश कोर्स बेच रहे हैं 199 में, 100 यहाँ पे 49 में। तो ऐसे यूट्यूबरों का आपको बाइकआउट करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये विद्यार्थियों के हित में नहीं कर रहे हैं, ये कमाने के चक्कर में लगे हैं। यहाँ पे देखिए ये लोग पैसे ले लेके यहाँ पे सब काम कर रहे हैं। पीडीएफ भी देते हैं आपको तो पैसे लेते हैं, क्लास भी करवाएंगे तो पैसे लेंगे। आपको अगर हमसे क्लास करना है बहुत ही अच्छी तरीके से और फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छा नंबर लाना है, तो आप लोग यहाँ पे फ्री वाले क्लास में आप लोग जरूर जुड़िए। क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि जो बिहार के बच्चे होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, कैसे भी करके वो मोबाइल का डाटा डलवाते हैं। तो बस आप लोगों को क्या करना है, कुछ एक भी रुपया नहीं देना है, क्रैश कोर्स में आपको जुड़ जाना है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। और जो यहाँ पे सेंटअप एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन आएगा ये यही आएगा कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक है। यहां पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक है बाबू। तो तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जो तृतीय क्षेत्र है इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है बाबू। तो कीमत यंत्र नहीं है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है बाबू, तो अमेरिका में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे 100% यहाँ पे सही आंसर बताया जाएगा और ये सभी क्वेश्चन 100% ओरिजिनल है। बस हम यहाँ पे क्या किए कि इसको लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या का जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है बाबू। तो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जो बिहार के लोग होते हैं ये कृषि से 80% लोग जुड़े हुए हैं, इसे आपको याद रखना है। और कृषि क्षेत्र किस में आता है बाबू, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और उद्योग किस में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। और सेवा क्षेत्र किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की बैंक का एजेंसी कार्य है। अब यहां पे आपको बताना है कि बैंक का एजेंसी का क्या कार्य है। तो जो बैंक का एजेंसी होता है ये क्या करता है, तो बीमा के किस्त का भुगतान करता है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अब यहां पे आपको बताना है कि भारत
भारत के किस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसका कम है? तो कम पूछेगा तो आपको यहां पे आंसर देना है बिहार। यहां पे देखिए ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम यहां पे बता रहे हो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन क्या होगा कि एक एक क्वेश्चन आपका लड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहां पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? अब यहां पे आपको बताना है कि भारत में जो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी ये कब लागू की गई थी? तो 1991 में लागू की गई थी। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? यहां पे आपको बताना है कि ये राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है, यानी सबसे पहले स्थान पे है बाबू, तो केरल का है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य का साक्षरता दर अधिक है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहां पे तो हम सेंटअप एग्जाम का यहां पे क्वेश्चन बता रहे हैं और साथ में आपको एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर की सिंगापुर की मुद्रा क्या है? अब यहां पे आपको बताना है कि जो सिंगापुर है इसकी मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की जो मुद्रा है ये डॉलर है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रूबल कहां का है बाबू? तो जो रूबल है ये रूस का है, इसे आपको याद रखना है। और रियाल कहां का है बाबू? तो सऊदी अरब का है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहां पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस वित्तीय संस्था द्वारा साख का सृजन किया जाता है? अब यहां पे आपको बताना है कि किस वित्तीय संस्था के द्वारा यहां पे साख का सृजन किया जाता है बाबू? तो व्यापारिक बैंक के द्वारा किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे 10 नंबर की, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करती है? अब यहां पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो हटले विदर्श ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन सा है? यहां पे आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन सा है बाबू? तो तृतीय क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पे आपको बताना है कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन सा है बाबू? मनरेगा है, इसे आपको याद रखना है। और जो मनरेगा होता है ये ग्रामीण मजदूरों को साल में कितने दिनों का रोजगार देता है? तो 100 दिनों का रोजगार देता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। यहां पे आपको बताना है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है बाबू? उदारीकरण कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। एक एक क्वेश्चन लड़ेगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है और ये एक एक क्वेश्चन लड़ेगा, तो एक एक क्वेश्चन को आपको देख के जाना है परीक्षा देने। जैसे सभी विषयों का बताए थे लड़ गया था, उसी प्रकार ये भी लड़ेगा। बस हम क्या किए कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम यहां पे देख के लिख दिए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य कब बना था? तो जो भारत था ये विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? तो 1995 में ही बन गया था। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई। अब यहां पे आपको बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी बाबू? तो 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब यहां पे देखिए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए पहला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो सबसे पहले योजना आयोग किसने शुरू किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और यही योजना आयोग के पहले यहां पे प्रधानमंत्री थे यानी अध्यक्ष थे। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? कई बार हम आपको पढ़ाएं कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? यहां पे आपको बताना है कि प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा है बाबू? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि जो बंगाल विभाजन हुआ था ये कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेजनी था इसका संबंध किस संगठन से था बाबू, तो जो मेजनी था इसका जो संबंध था कार्बोनारिस संगठन से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की यूनान को स्वतंत्रता कब मिली। यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिला था बाबू, तो 1832 ईस्वी में मिला था। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 22 नंबर की सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेडान का युद्ध हुआ था इसमें किसकी पराजय हुई थी, यानी किसकी हार हुई थी, तो फ्रांस का हार हुआ था। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की ड्यूमा का गठन कब हुआ था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ड्यूमा का गठन क्या कब हुआ था। ड्यूमा क्या है बाबू, तो रूस के सांसद को ड्यूमा कहा जाता है और ड्यूमा का गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ड्यूमा का गठन 1905 में हुआ था। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की अप्रैल थीसिस किसने पेश की। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो अप्रैल थीसिस है इसको किसने पेश किया था बाबू, लेनिन ने पेश किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की विश्व का पहला यहाँ पे समाजवादी देश कौन है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन सा है बाबू, तो रूस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो कार्ल मार्क्स थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था बाबू, तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था बाबू, तो दास कैपिटल था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वियतनाम जो है इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो बाबू हनोई में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया। यहाँ पे आपको बताना है कि किस समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में बांटा गया बाबू, तो जनेवा समझौता के तहत जो वियतनाम है इसे दो भागों में बांटा गया। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 29 नंबर की कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। काफी महत्वपूर्ण है, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की यहाँ पे स्वराज की घोषणा हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में घोषणा हुआ था। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि धरासन में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ। अब यहाँ पे आपको बताना है कि धरासन में किनके नेतृत्व में यहाँ पे नमक सत्याग्रह हुआ था बाबू, तो सरोजनी नायडू के नेतृत्व में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1866 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की है। यहाँ पे आपको बताना है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया था बाबू, तो गुरुदयाल सिंह ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। यहां पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। और किसने किया था, तो जमशेद जी टाटा जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट एकदम, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था, तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था,
था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की, सीमांती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। यहाँ पे आपको बताना है कि सीमांती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी बाबू। तो यहाँ पे देखिए प्रगतिशील का बढ़ा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा। यहाँ पे आपको बताना है कि 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा बाबू। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ा। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की, न्यू डील का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि न्यू डील का जो संबंध था ये किससे था बाबू। तो आर्थिक नीति से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था। तो 1945 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रण कला यानी प्रिंटिंग जो कला है इसका आविष्कार कहाँ पे हुआ था बाबू। चीन में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुआ बाबू। जर्मनी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये 100% ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 95 थीसिस के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि 95 यहां पे देखिए 95 थीसिस के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके लेखक बाबू कौन है यहाँ पे, तो इसके लेखक हैं तो मार्टिन लूथर है बाबू, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 42 नंबर की, संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो संवाद कौमुदी पत्रिका था ये किस भाषा का पत्रिका था, समाचार पत्र था बाबू। तो ये बंगला भाषा का था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर प्रश्न है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो रूसो था ये कहां का दार्शनिक था। तो रूसो था ये फ्रांस का दार्शनिक था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था। अब यहां पे आपको बताना है कि जो गोलघर है इसका निर्माण कब हुआ था। तो 1786 ईस्वी में हुआ था। और किस लिए गोलघर का निर्माण हुआ था, तो अनाज रखने के लिए निर्माण हुआ था। और किसने निर्माण करवाया था, तो अंग्रेजों ने बनवाया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर की, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। यहां पे आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर की, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। यहां पे आपको बताना है कि ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था बाबू। तो एम.एन. राय जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर की, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यहां पे आपको बताना है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था बाबू। तो मेजनी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। यहां पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो 1946 ईस्वी में हुआ था। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघ सूची में है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन संघ सूची। संघ सूची यानी क्या होता है बाबू, राज्य में क्या आता है। तो जो शिक्षा होता है, संचार होता है और यहाँ पे स्वास्थ्य होता है, ये समवर्ती सूची में आता है। लेकिन जो राज्य की पुलिस होती है ये राज्य के अधीन आती है, यानी ये संघ सूची में है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की, संविधान संशोधन हेतु सांसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है। अब देखिए अगर संविधान का संशोधन करना है तो
सांसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत का होना आवश्यक है, तो 2/3 बहुमत का होना आवश्यक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति के अनुशंसा पर हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति के अनुशंसा पर हुआ था बाबू, तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आएगा आपके सेंटअप एग्जाम में, तो जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए और याद भी इसे कर लीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संसद यहाँ पे संबंधित है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है बाबू, तो 73वां संशोधन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें का दूसरा स्तर कौन सा है बाबू, तो पंचायत समिति है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर प्रश्न है कि 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे। अब यहां पे आपको बताना है कि भारत में जो 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इन्हें आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे 55 नंबर की चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। अब यहां पे आपको बताना है कि जो चिपको आंदोलन है इसका शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो इसका जो शुरुआत हुआ था ये उत्तराखंड राज्य से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चिपको आंदोलन का संबंध किससे था बाबू, तो पेड़ बचाने से संबंधित था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर की निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ये क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, इसे आपको याद रखना है। ये लगभग हर एक राज्य में है, यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर की सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सूचना का अधिकार आंदोलन है इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था बाबू, राजस्थान से हुआ था, कई बार हम आपको पढ़ाए हैं। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर की महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो महापौर होते हैं इनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो महापौर के कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। बार बार हम आपको पढ़ाएं, यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जब हरित क्रांति हुआ तो किस किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ, तो हरियाणा को हुआ, पंजाब को हुआ, उत्तर प्रदेश को हुआ, यानी इनमें से सभी को हुआ। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर की पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ। अब यहाँ पे आपको बताना है कि पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहां पे संघर्ष हुआ था बाबू, तो बोलीविया में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 61 नंबर की भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो अपना देश भारत है इसमें किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है कि माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यहां पे आपको बताना है कि जो माधव कुमार है ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है बाबू, तो नेपाल देश के हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर की भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई। यहां पे आपको बताना है कि भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई, तो उत्तर प्रदेश में की गई, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की चरक का संबंध किस देश से था। अब यहां पे आपको बताना है कि जो महर्षि चरक थे इनका संबंध किस देश से था बाबू, तो अपने देश भारत से था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
अगला क्वेश्चन है 65 नंबर की, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है बाबू, मध्य प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 66 नंबर की, सागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि महासागरीय संसाधन पर देश का आधिपत्य होता है तो कितने किलोमीटर तक होता है बाबू, तो 200 किलोमीटर तक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर की, निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है, तो नवीकरण या नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर की, किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ था बाबू, तो जो सोन नदी, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सोन नदी है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, तो अमरकंटक से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर की, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिहार है इसमें कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है बाबू, तो लगभग 60% कृषि क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़ के, इसे आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा परीक्षा देने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध बाबू किससे है, दूध से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन है कि रबड़ की खेती के लिए कौन सा जलवायु चाहिए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो रबड़ की खेती होती है इसके लिए कौन सी जलवायु चाहिए बाबू, तो भूमध्य रेखीय जलवायु चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है 72 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है सेंटर परीक्षा में कि कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है, तो अरंडी उगाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर की, दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों में मिलता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो दामोदर घाटी परियोजना का लाभ है इसे किन राज्यों में मिलता है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 74 नंबर की, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। अब इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक लौह अयस्क का प्रकार है बाबू, तो हेमेटाइट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर की, टैक्सोल का उपयोग होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि टैक्सोल का उपयोग कहाँ पे होता है, तो कैंसर के उपचार में होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर की, बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है। अब यहां पे आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो सूखे से प्रवण है, तो आपको याद रखना है यहां पे दक्षिणी बिहार, यानी यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर की, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित, यहां पृथ्वी पर के सतह पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो अधिकेंद्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जहां पे भूकंप जन्म लेता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर की, निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है, तो निम्न में से किसे सर्वाधिक सुखाड़, यहां पे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है बाबू, तो मौसमी सुखाड़ को माना जाता है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर की, बाढ़ से हानि होती है। अब यहां पे आपको बताना है कि बाढ़ से हानि किसे होती है, तो बाढ़ से हानि बाबू किसे होती है, तो फसलों को भी होती है, पशुओं को भी होती है, भवनों को भी होती है, यानी इनमें से सभी को होती है, तो डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहां पे अंतिम क्वेश्चन देखिए 80 नंबर कि, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है, तो जो सुनामी है ये प्राकृतिक आपदा है, सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सांप्रदायिक दंगे ये मानवकृत आपदा है, आतंकवाद भी मानवकृत आपदा है, यहां पे परमाणु विस्फोट भी क्या है, मानवकृत आपदा है। तो चलिए यहां पे आप लोग सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि इसका पीडीएफ आप लोग कहां से डाउनलोड कीजिएगा। तो सभी के फोन में होता है क्रोम और
गूगल, तो उसे आपको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास गूगल है, तो हम यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेंगे। क्रोम सबसे अच्छा होता है, तो क्रोम भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है आस्क क्लास, तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं बिल्कुल आपको वैसे लिखना है आस्क, उसके बाद CLASS इंग्लिश में आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए ASK और फिर CLASS इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे देखिए आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा देखिए दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक तो बिहार बोर्ड का जो फाइनल परीक्षा है उसका रूटीन यहाँ पे जारी हो गया 14 फरवरी से। अगर आपको रूटीन डाउनलोड करना है तो इस पोस्ट को आपको क्लिक करना है और सबसे नीचे जाना है। आप लोग पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या है, उसके बाद नीचे जाके आपको रूटीन डाउनलोड कर लेना है। हम लोग यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने जा रहे हैं, तो यहां पे देखिए ओरिजिनल पेपर एक क्लिक में डाउनलोड सामाजिक विज्ञान, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। तो यहां पे एक एक जानकारी दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसी में से हम देख के यहां पे आपको पढ़ाएं। आपको क्या करना है, यहां पे देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से ऑब्जेक्टिव पढ़े, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल से भी आप लोग यहां पे बिल्कुल 100 यहां पे 80 तक एकदम सही सही ऑब्जेक्टिव भरा गया है, तो बस आप लोग ऐसे भर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो यहां पे देखिए लिंक दिया गया है, लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले ही क्वेश्चन था कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू में सर्वाधिक है, तृतीय क्षेत्र में बताएं। दूसरा क्वेश्चन था कि पूंजी, यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है, तो कीमत यंत्र नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।